मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अखबारों में आपने पढ़ा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस यशवंत वर्मा जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। यह एक सामान्य सी खबर है, लेकिन इस खबर के साथ जो सवाल खड़े हो रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि इस खबर के आसपास जो दूसरी खबरें जो बन रही हैं, या यूँ भी कह लीजिए कि ज्ञान के जो ऐसे छोटे-छोटे टुकड़े हैं जो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं, वे आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस विषय पर बातें करने जा रहा हूँ। देखिए, सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की एक बहुत बड़ी चुनौती यह होती है कि कोई एक घटना तो घटित हो जाती है और उस घटना के बारे में बाकायदे आपकी पुस्तकों में जब ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा, लेकिन एक चैप्टर के रूप में। लेकिन उस घटना से जुड़ी हुई जो बारीकियां होती हैं, या कह लीजिए कि उसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं, वे उन किताबों में मौजूद नहीं होते। जबकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में स्पेशली जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका संबंध उन घटनाओं से जुड़ी हुई इस तरह के व्यावहारिक तथ्यों से कहीं अधिक होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रख करके मैं आप सबके सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूं। जस्टिस यशवंत वर्मा जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जिन परिस्थितियों में उन्होंने त्यागपत्र दिया है, वे परिस्थितियां अपने आप में बहुत ही मायने रखती हैं। उन परिस्थितियों को हमें समझना होगा और त्यागपत्र देने के बाद और आगे क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, उसके लिए हमारे यहाँ क्या प्रोविजंस हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। और ये सारी बातें आपको पुस्तकों में पढ़ने को नहीं मिलेंगी। जस्टिस वर्मा जी का जो मामला है वो सामान्य मामला नहीं है। लगभग 1 साल पहले जस्टिस वर्मा जी के दिल्ली निवास पर आग लगी थी। आग बुझाने की कोशिश की गई और उसमें फिर नकदी के ढेर मिले थे आग बुझाने के दौरान, जिनकी ऊंचाई करीब 1.5 फीट थी। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इसके बारे में कहा कि यह आग स्टोर रूम में लगी है और स्टोर रूम में जो रहने वाले लोग होते हैं वो नौकर चाकर हैं, परिवार के सदस्य नहीं होते। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये मामला यहीं से आगे बढ़ना शुरू हुआ। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, इसको लेकर के फिर आगे की कार्रवाइयाँ शुरू हुई और उन कार्रवाइयों के दौरान लगातार जस्टिस वर्मा इनकार करते रहे। जैसे कि उस समय के जो तत्कालीन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी थे, उन्होंने जस्टिस वर्मा को सलाह दी थी कि आपको चाहिए कि आप त्यागपत्र दे दें, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र देने से उस समय मना कर दिया था। यह बात अलग है कि अब उन्होंने त्यागपत्र दिया है। जस्टिस वर्मा ने बाकायदे एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो महाभियोग लगाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने की जो बात चल रही है वह सही नहीं है, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके विरुद्ध जांच भी शुरू करवा दी थी, इंटरनल जांच। उस पैनल की भी वैधता को जस्टिस वर्मा ने चुनौती दी थी। ये सब लगभग 1 साल तक चलता रहा। अब सवाल ये उठता है कि फिर उन्होंने अभी इस्तीफा क्यों दिया। उसका कारण यह है कि उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई तेज हो गई थी और लोकसभा के 140 से अधिक सदस्यों ने उन्हें हटाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। हालांकि ये बात अलग है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी कुछ जस्टिस ऐसे रहे हैं, जब उनके ऊपर महाभियोग लगाने की नौबत आई तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। लगभग वही कदम जस्टिस यशवंत वर्मा ने भी उठाया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को भेज दिया है। अब राष्ट्रपति जी के ऊपर है कि वो इस त्यागपत्र को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, आगे क्या होगा, और हम लोग इसी पर अब बात करने जा रहे हैं। घटना की चर्चा मैंने इसलिए की है ताकि पूरे पर्सपेक्टिव में आप इसे समझ सकें। तो देखिए, अब होगा क्या कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र को स्वीकार कर लेती हैं
तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है अपने आप में निरर्थक होकर के बंद हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि इससे पहले भी जस्टिस सौमित्र सेन और जस्टिस दिनाकरन भी इसी रास्ते से चलकर बर्खास्तगी से बचे हैं। और देखिए, वैसे भी जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कठिन होती है, और इसीलिए आप देखिए कि संविधान लागू होने के लगभग 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं जा सका है। दोस्तों, सीधी सी बात है कि अगर राष्ट्रपति उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लेती हैं तो बात खत्म हो जाएगी। बात खत्म की जा सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपने आप ये खत्म हो जाएगी। उसके लिए दूसरे प्रोविज़न हैं। सरकार के ही नियमों के अनुसार जांच का सामना कर रहा अधिकारी यदि वीआरएस लेता है या इस्तीफा लेता है तो उसका इस्तीफा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ बकायदे कार्रवाई चल रही है। तो इस आधार पर जस्टिस वर्मा के इस्तीफे के बजाय महाभियोग के जरिए ही हटाने पर जोर दिया जा सकता है। अब आगे जो डिसीजन लेना है वो सिस्टम को डिसीजन लेना है। दूसरी बात कि अगर जस्टिस वर्मा का इस्तीफा मंजूर हो जाता है, मान लीजिए, तो चलिए वो पद से तो हट जाएंगे, लेकिन बाकायदे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उनके खिलाफ पुलिस और सीबीआई में मामला दर्ज हो सकता है। और अगर मामला दर्ज होगा तो सीधी सी बात है कि कार्रवाई उसके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, एक बात और है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इस्तीफा देने के बाद उनकी जो सरकारी पेंशन है, जो उनकी अन्य सुविधाएं हैं, और भविष्य में कानूनी प्रैक्टिस मिलने पर भी नए सिरे से कानूनी बहस छिड़ सकती है कि अगर उन्हें ये चीज़ें दी जाती हैं तो फिर ये सब कितना कानून संगत है, इस पर बहस छिड़ सकती है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन चूंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं इसलिए जरूरी है कि आपके पास इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात महाभियोग के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर की तैयारी आपके पास बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि किसी पर भी महाभियोग किस तरीके से लगाया जाता है और महाभियोग के दायरे में कौन कौन आते हैं। देखिए, सबसे पहले लोकसभा के 100 या फिर राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला नोटिस देना होता है। फिर सदन के अध्यक्ष द्वारा 3 विशेषज्ञों की समिति गठित की जाती है और वह समिति आरोपों की जांच करती है, और आरोपों की जांच करने के बाद यदि उसमें कुछ तथ्य पाए जाते हैं तो दोनों सदनों में, याद रखिए, दोनों सदनों में अलग अलग मतदान होता है और उससे विशेष बहुमत से पारित होना होता है। बहुत जरूरी है कि वह विशेष बहुमत से पारित हो। विशेष बहुमत की परिभाषा यही है कि उपस्थित सदस्यों का 2/3, और सदन से पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही जस्टिस को अपना पद छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ अंत में मैं एक रेफरेंस आप सबको देना चाहूँगा, और यह रेफरेंस भीमराव अंबेडकर जी का है, जो उन्होंने 25 नवंबर 1949 को कहा था, और ये आपको नोट कर लेना चाहिए, आपके बहुत काम आएगा। उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे या अयोग्य होंगे तो वह अंततः बुरा साबित होगा। लोगों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और लोग अच्छे हों इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं, और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत आवश्यक कदम हो सकता है त्वरित प्रक्रिया, और ख़ासकर ऐसे मामलों में कोई भी निर्णय लेने में बहुत लंबा वक्त नहीं लगाया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।